नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारी हेरिडिटी एंड जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो बालक के डेवलपमेंट को किस प्रकार से प्रभावित करता है उसे हमें समझना है। तो सबसे पहले हमारे इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है वंशानुक्रम और दूसरा कॉन्सेप्ट है वातावरण। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा वंशानुक्रम है इस वंशानुक्रम को समझने की कोशिश करते हैं कि वंशानुक्रम होता क्या है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया कैसे होती है और वंशानुक्रम से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं जो बालक के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वंशानुक्रम होता क्या है। वंशानुक्रम मुख्य रूप से जन्मजात गुणों या जन्मजात योग्यताओं का समूह होता है। किसका? जन्मजात गुणों का या जन्मजात योग्यताओं का समूह होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वंशानुक्रम है वो हमें बाई बर्थ मिलता है, जन्म से मिलता है। और जन्म से कहां से मिलेगा? जन्म से ये हमारी पैतृक धरोहर है। क्या है? पैतृक धरोहर। पैतृक धरोहर का मतलब ये वाले जो गुण हैं ये हमें हमारे माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? हमारे माता पिता व पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। ये पैतृक धरोहर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। आज जो गुण हमारे अंदर हैं वो गुण हमारी संतानों में ट्रांसफर होंगे और हमारी संतानों से वो दूसरी पीढ़ियों की तरफ ट्रांसफर होंगे। और हम में कहां से आए? हम में वो गुण पैतृक धरोहर हमारे पूर्वजों से आए। तो वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम जन्मजात गुणों या जन्मजात योग्यताओं का एक समूह होता है। ये पैतृक धरोहर होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं। कौन कौन से होते हैं ये? जैसे रंग रूप, बुद्धि, स्मृति, उसकी शारीरिक बनावट। व्यक्ति की शारीरिक बनावट कैसी है, उसके रंग रूप कैसा है, उसकी स्मृति कैसी है, उसकी बुद्धि कैसी है, इन सब चीजों का निर्धारण किससे होता है? वंशानुक्रम से होता है, हेरिडिटी से होता है। क्लियर है? हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वंशानुक्रम की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है कि हेरिडिटी जो हमारे अंदर आती है, वंशानुक्रम जो हमारे अंदर आता है उसकी प्रोसेस क्या होती है। देखो, वंशानुक्रम की प्रक्रिया का या वंशानुक्रम का जो मूल आधार होता है, मेन जो बेस होता है वो होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। वंशानुक्रम का मूल आधार क्या होता है? कोशिका होती है। तो अगर हम लोग बात करें पुरुष की जो जनन कोशिका होती है, पुरुष की जनन कोशिका को शुक्राणु कहा गया है और पुरुष की शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। पुरुष की जनन कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। और पुरुष की जो जनन कोशिका होती है वो शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानी गई है। महिला की जो जनन कोशिका होती है वह अंडाणु होती है और यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी गई है। महिला के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या मानी गई है? अंडाणु मानी गई है। अगर हम लोग बात करें इस कोशिका की, ये सेल की जो संरचना होती है, जो कोशिका की संरचना होती है, वो कोशिका किस प्रकार से बनी हुई होती है। अगर हम लोग बात करें कोशिका की, तो कोशिका की जो संरचना होती है वो तीन चीजों से निर्धारित होती है: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब आप कहोगे कि सर हम साइंस नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। बेटा, मैं साइकोलॉजी ही पढ़ा रहा हूं, बट कुछ टॉपिक्स आपको साइंस से रिलेट है। ये वाला जो टॉपिक है, वंशानुक्रम वाला जो टॉपिक है, ये विज्ञान से अटैच है। क्यों? क्योंकि हमें वंशानुक्रम की प्रक्रिया समझनी है पहले कि हेरिडिटी की प्रक्रिया किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। क्लियर है? तो वंशानुक्रम का मूल आधार क्या है? कोशिका है। अब कोशिका में
मेल और फीमेल की जनन कोशिका अलग अलग होती है। मेल की जनन कोशिका का नाम है शुक्राणु, फीमेल की जनन कोशिका का नाम है अंडाणु। शुक्राणु शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अंडाणु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब इस कोशिका की जो संरचना होती है वो तीन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, कोशिका झिल्ली से, कोशिका द्रव्य से और केंद्रक से। कोशिका झिल्ली कोशिका का बाहरी आवरण होता है। क्या होता है? बाहरी आवरण होता है जो कोशिका को ढके हुए रहता है, कोशिका को ढके हुए रहता है। और ये इतनी महीन या पतली होती है कि घुलनशील पदार्थ जो होते हैं वो कोशिका के अंदर चले जाते हैं इसके द्वारा। बिल्कुल पतली होती है, महीन होती है। जो शरीर में जितने भी हमारे पेट में घुलनशील पदार्थ हैं, पेट में जो जो तत्व हैं, वो कोशिका से छन करके और कहां चले जाते हैं? अंदर चले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है? कोशिका झिल्ली, जो कोशिका को बाहरी आवरण से या उसका बाहरी आवरण होता है जो उसे बाहरी चीजों से बचाव करती है। बाहरी चीजें कौन सी? पेट के अंदर। पेट के अंदर की संरचना अलग अलग होती है ना हमारी। अंदर एक कोशिका पाई जाती है, इस कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। क्लियर है? दूसरा आता है द्रव्य, कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य में जो भरा हुआ तरल पदार्थ होता है, कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य में एक तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ को हम कहते हैं द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कोशिका को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? कोशिका को जीवित रखने के लिए केंद्रक आवश्यक है। केंद्रक के भीतर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? केंद्रक के भीतर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र में ही किसकी संरचना होती है? जीन्स की संरचना होती है। किसकी संरचना होती है? जीन्स की संरचना होती है। और जीन्स की जो संरचना होती है वो एक रासायनिक द्रव्य से मिलकर बनी हुई होती है, या जीन्स की संरचना के लिए एक रासायनिक द्रव्य का होना जरूरी है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोम या गुणसूत्र की, तो क्रोमोसोम की जो संरचना होती है वो पतले रेशे के समान होती है, कुछ इस प्रकार से पतले रेशे के समान होती है इसकी संरचना। जो जीन्स होते हैं, जीन्स की संरचना छोटे छोटे कणों के समान होती है, और जो डीएनए की संरचना होती है वो घुमावदार सीडी के समान होती है। किसके समान होती है? घुमावदार सीडी के समान होती है। अगर हम लोग बात करें जो हमारी आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता का मूल आधार, वंशानुक्रम का मूल आधार कौन होता है? कोशिका होता है। और वंशानुक्रम का मूल वाहक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूल वाहक किसका? वंशानुक्रम का मूल वाहक, जो वंशानुक्रम को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है, वंशानुक्रम का मूल वाहक होता है जीन्स। क्या होता है? जीन्स। क्लियर है? वंशानुक्रम का मूल आधार क्या होता है? मूल आधार होता है कोशिका। कोशिका की संरचना तीन द्रव्यों से, तीन प्रकार से, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। केंद्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कोशिका को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। केंद्रक के भीतर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर ही जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स की रचना एक रासायनिक द्रव्य से होती है जिसे डीएनए कहते हैं। क्रोमोसोम की जो संरचना होती है पतले रेशे के समान होती है। जीन्स की संरचना छोटे छोटे कणों के समान होती है, और डीएनए की संरचना घुमावदार सीडी के समान होती है। और आनुवंशिकता या वंशानुक्रम का मूल वाहक किसे माना गया है? जीन्स को माना गया है। किसे माना गया है? जीन्स को माना गया है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग बात करें मेल और फीमेल के गुणसूत्र की, कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया आगे बढ़ती कैसे है, या गुणों का हस्तांतरण किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा हम इसे और समझ लेते हैं। देखो,
वंशानुक्रम की जो मूल प्रक्रिया है उसमें दो तत्व महत्वपूर्ण होते हैं या दो कारक होते हैं, मेल और फीमेल। मेल में पाया जाने वाला गुणसूत्र कौन है? मेल में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स, और फीमेल में एक्स वाई। मेल में कौन सा पाया जाता है? एक्स, और फीमेल में एक्स वाई। मेल में 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं और फीमेल में भी 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं। 23 जोड़ों का मतलब हो गया, जोड़े का मतलब होता है 2, 23 इंटू 2 बराबर कितने हो गए? 46। मेल में भी और फीमेल में भी कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेल के अंदर जो गुणसूत्र होता है, मेल में जो गुणसूत्र होता है, देखो 23 जोड़े किस में पाए जाते हैं? पुरुष में पाए जाते हैं, और 23 जोड़े ही किस में पाए जाएंगे? 23 जोड़े ही महिला में पाए जाएंगे। क्लियर है यहां तक? है या नहीं? देखो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इस कंफ्यूजन को सोल्व करते हैं। कैसे? मेल में जो गुणसूत्र होता है, मेल में गुणसूत्र एक्स वाई पाया जाता है, और जो फीमेल में गुणसूत्र होता है वो एक्स एक्स पाया जाता है। क्लियर है? मेल में कौन सा पाया जाता है? एक्स वाई पाया जाता है, और फीमेल में एक्स एक्स पाया जाता है। मेल में 22 जोड़े समेल होते हैं। 22 जोड़े क्या होते हैं? समेल होते हैं, और फीमेल में 23 जोड़े समेल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फीमेल में जितने भी गुणसूत्र होंगे वो एक्स एक्स होंगे, और मेल में 22 जोड़े समेल एक्स एक्स भी हो सकते हैं, वाई वाई भी हो सकते हैं। केवल एक जोड़ा, किसमें? मेल में केवल एक जोड़ा विमेल पाया जाता है, और वही जोड़ा बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। वही जोड़ा क्या करेगा? बच्चे के लिंग का निर्धारण करेगा। तो अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स से क्रॉस होगा तो क्या होगा? लड़की पैदा होगी। और यदि मेल का वाई फीमेल के एक्स से क्रॉस होगा तो क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। अब देखो हमारे समाज की कितनी बड़ी विडंबना है। समाज में ये बोलते हैं ना महिला को कि तू लड़का पैदा नहीं कर सकती, परंतु बच्चे के लिंग निर्धारण में तो माता का कोई योगदान ही नहीं होता। बच्चे का लिंग निर्धारण पुरुष का गुणसूत्र करता है, जो 23वां जोड़ा होता है, जो विमेल जोड़ा होता है, जिसे हम एक्स वाई कहते हैं, वही बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। क्लियर है? अब जो मेल के अंदर एक्स वाई है, ये कहां से आए? मेल में एक्स वाई मतलब हमारे पिताजी के जो गुणसूत्र है वो कहां से आए? हमारे दादा दादी से। हमारे दादा दादी में कहां से आए? उनके पूर्वजों से आए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई एक पीढ़ी रही है जहां से गुणसूत्रों का हस्तांतरण प्रारंभ हुआ है, जो हमारे तक आ गए हैं, और हम में से कहां तक जाएंगे? नीचे तक जाएंगे। फीमेल में भी इसी प्रकार से हमारी मां में गुणसूत्र कहां से आए? कहां से आए? हमारे नाना नानी से। नाना नानी में कहां से आए? उनके पूर्वजों से, और उनके पूर्वजों में उनके पूर्वजों से। इसका मतलब इधर भी कोई ना कोई एक रहा है जिसके गुणों का हस्तांतरण होते होते कहां तक आ गया? हमारे तक आ गया, और हमारे में से कहां तक जाएगा? वो नीचे की पीढ़ियों में हस्तांतरित होगा, वो ट्रांसफर होगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था आज का, ये हमारा टॉपिक था वंशानुक्रम की प्रक्रिया से संबंधित। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, और वंशानुक्रम बालक के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।